तो सबसे पहले हम देखेंगे पिछली क्लास का एक छोटा सा रिकैप। हमने अब तक डिस्कशन किया था सी का हिस्ट्री कि किससे से सी डेवलप हुआ। हमारे जिन फ्रेंड्स के पास ये नोट्स नहीं उनको मैं क्लास के एंड में व्हाट्सएप पे वो नोट्स सेंड कर दूंगा। अभी कल समझने की ज़रूरत है। 1970s में AT&T बेल लैब में सी का डेवलपमेंट हुआ था। 10 साल बाद 1980s में सी प्रोसेस डिज़ाइन हुआ था। सी को डिज़ाइन किया डेनिस रिची ने। सी प्रोसेस भेजन ने स्ट्राइस्टर। सी स्ट्रक्चर अप्रोच का यूज़ करता है जबकि सी प्रोसेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। तो आगे चल के हम डिटेल में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर अप्रोच और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के बारे में कि किस तरह से दोनों में प्रोग्रामिंग करते हैं। इनिशियली कैन थॉम्सन ने एक लैंग्वेज बनाई थी बी। डेनिस रिच ने बी को इम्प्रूव करके सी लैंग्वेज डिज़ाइन किया था। बी लैंग्वेज भी बेस्ड थी BCPL पे, यानी पहले आया BCPL, BCPL से बी और बी से सी और फिर सी से C++। C++ में सी के सभी फीचर्स है। सो व्हेन वी लर्न C++ इट ऑल्सो कवर्स सी। साथ साथ इसमें कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, जिसको हम क्लासेस के थ्रू अचीव करते हैं। पहले C++ का नाम था सी विथ ऑब्जेक्ट्स, लेकिन बाद में नाम कर दिया गया C++। प्रोग्राम होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द मशीन, जिससे कि हम मशीन से कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाएँ। जैसे हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम हम यूजर से पूछेंगे। वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन प्रिंट कर सकते हैं। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज लर्न करनी पड़ेगी, जिसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C++, जावा, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टाइप्स होते हैं। पहली कैटेगरी होती है मशीन लैंग्वेज, जिसे हम कहते हैं लो लेवल या फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, जिसमें हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं 0-1 के फॉर्म में। 0 मीन्स करंट इज ऑफ, 1 मीन्स करंट इज ऑन। लेकिन हम लोग के लिए इसे सीखना डिफ़िकल्ट है। सेकेंड होती है असेंबली लेवल लैंग्वेज या मिडिल लेवल लैंग्वेज, जिसमें हम यूज़ करते हैं निमोनिक्स का, जो कहलाते हैं सिम्बॉलिक लैंग्वेज। एडिशन के लिए ऐड, सब्ट्रैक्शन के लिए सब, डिवीजन के लिए डिव। इसको सीखना तो आसान है कंपेयर टू लो लेवल लैंग्वेज, लेकिन साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज होना ज़रूरी है। हर निमोनिक का मतलब याद रखना डिफ़िकल्ट है। साथ साथ क्योंकि कंप्यूटर मशीन लेवल लैंग्वेज समझता है, तो हमें एक ट्रांसलेटर चाहिए होगा जो इन निमोनिक्स को 0-1 के फॉर्म में कन्वर्ट करे, जिस कारण से स्पीड स्लो हो जाती है। हाई लेवल लैंग्वेज, जिसमें हम यूज़ करते हैं इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स का। तो C++, जावा, ये सब हाई लेवल लैंग्वेजेस में आती हैं। यहाँ क्योंकि हम कोडिंग इंग्लिश लाइक कोड में लिख रहे हैं, तो हमें एक टूल चाहिए होगा, कंपाइलर या इंटरप्रेटर, टू कन्वर्ट द कोड इनटू मशीन कोड, क्योंकि अल्टीमेटली मशीन क्या समझती है 0-1 0-1 0-1 0-1। मार्केट में C++ की प्रोग्रामिंग करने के बहुत सारे टूल्स आते हैं। जैसे हमारे कई फ्रेंड्स टर्बो सी यूज़ करते हैं, जो कि पुराने से पुराने सिस्टम में चल जाता है। ऐसे विजुअल C++ आता है, डेव C++। यूनिक्स में यूज़ होता है CC, लाइनक्स में यूज़ होता है GCC, GNU-C कंपाइलर। तो जब भी आप किसी इंटरव्यू में बैठेंगे या किसी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेंगे, तो यू ऑलवेज गेट GCC। तो मैं अपने दोस्तों को टर्बो सी में भी काम करना सिखाऊंगा और GCC में भी काम करना सिखाऊंगा। इंटरव्यू में एक क्वेश्चन आता है कि सबसे स्मॉलेस्ट सी प्रोग्राम लिखो, तो सबसे स्मॉलेस्ट सी प्रोग्राम क्या हो सकता है? मेन, कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज, क्योंकि हर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से बिगिन होता है? मेन से। तो इससे हमने दोस्तों इंट्रोडक्शन कवर किया है। तो अब हमें कहाँ चलना चाहिए इस टॉपिक पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरे 2 चैनल हैं, जिनमें से एक चैनल है टेकवुड गुरुजी। तो ये प्रोग्राम मेरे दोस्तों के लिए चैनल पे भी अवेलेबल था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे कई दोस्तों ने इस प्रोग्राम को चैनल पे एक बार अच्छी तरह से समझा होगा। उसी को हम फिर से एक बार कवर करेंगे। और एक बार हमें अगर ये प्रोग्राम समझ में आ गया, तो हम टेक्निकली कोई भी प्रोग्राम डिज़ाइन कर सकते हैं। हमने लास्ट टाइम बात की थी एल्गोरिथम के बारे में। जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, तो पहले हम प्रोग्राम का लॉजिक सोचते हैं। तो प्रोग्राम के लॉजिक को हम क्या कहते हैं? एल्गोरिथम।
ये किसी प्रोग्राम का ब्लूप्रिंट होता है, जैसे घर का नक्शा। जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो फर्स्ट स्टेप होगी एल्गोरिथम, जो कि किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं करती। इसमें सेट ऑफ लॉजिकल स्टेप्स होती है सीक्वेंस में, कि पहले क्या करना है फिर क्या करना है। इसको हम सिंपल इंग्लिश में लिख सकते हैं, हर एल्गोरिथम कुछ ना कुछ स्टेप्स में कंप्लीट होता है, यानी कोई भी एल्गोरिथम इनफाइनाइट नहीं होता। एवरी एल्गोरिथम कंप्लीट्स आफ्टर फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स। जैसे मुझे दो नंबर ऐड करने हैं, तो लॉजिक क्या होगा कि पहले हम यूजर से ए पूछें, फिर बी पूछें। अब ए और बी मिल गया तो सी का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी। और फिर किससे प्रिंट करना है, सी को, और फिर फिनिश। तो पहले ए और बी इनपुट होगा, फिर सी कंप्यूट होगा, और फिर प्रिंट करेंगे सी को, और फिर फिनिश। फ्लो चार्ट, किसी भी लॉजिक को या किसी भी एल्गोरिथम को हम पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग फ्लो चार्ट। इसमें कुछ सेट ऑफ स्टैंडर्ड सिंबल्स यूज होते हैं, और हमेशा प्रोग्राम डिजाइन करने की सेकंड स्टेप होती है डिजाइनिंग फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट को ज़्यादा समझना आसान होता है कंपेयर टू एल्गोरिथम के, क्योंकि इसमें पिक्चर्स के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या क्या सिंबल हम यहाँ यूज़ करते हैं, तो पहला हम सिंबल यूज़ करते हैं एलिप्स, जो स्टार्ट या स्टॉप को रिप्रेजेंट करता है। कभी कभी हम डिसीजन मेकिंग करनी होती है कि एज अगर ग्रेटर देन 18 हो तो क्या करना है, लेस देन 18 हो तो क्या करना है, तो रोम्बस यूज़ करते हैं। कभी कभी हमें यूज़र से इनपुट आउटपुट लेना होता है, इनपुट आउटपुट लेने के लिए हम पैलोग्राम का यूज़ करते हैं। अगर एक पेज में कोई फ्लो चार्ट कंप्लीट ना हो तो हम नेक्स्ट पेज में कनेक्टर यूज़ कर सकते हैं। कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए रेक्टेंगल, और डायरेक्शन ऑफ फ्लो रिप्रेजेंट करने के लिए एरो। आज के हमारे प्रोग्रामिंग में 3 यूज़ होंगे, एलिप्स यूज़ होगा, पैलोग्राम यूज़ होगा, रेक्टेंगल यूज़ होगा। आने वाले क्लासेस में बाकी भी सिंबल्स हम यूज़ करेंगे। जैसे हमने पहले स्टार्ट किया, हमने यूज़र से कहा इनपुट ए, फिर फ्लो आ गया इनपुट बी, यानी पहले ए इनपुट होगा, फिर बी, फिर सी इक्वल टू ए प्लस बी, और हमने प्रिंट कर दिया सी को, और स्टॉप। जब भी हम कोई सी प्रोग्राम बनाते तो उसका कुछ ऐसा फॉर्मेट होता है कि पहले हम इंक्लूड करते हैं कुछ हेडर फाइल का नाम, फिर इंट मेन, फिर कर्ली ब्रेसेस। जो भी लॉजिक लिखना चाहिए वो लॉजिक हम यहाँ लिखते हैं, अंत में रिटर्न 0। किस चीज़ का क्या मतलब है, यहाँ पे हैश रिप्रेजेंट करता है प्री प्रोसेसर, एक ऐसा ऑपरेशन जो हमें कंपाइलेशन से पहले परफॉर्म करना है। जैसे हमेशा मैं समझाता हूँ मेकिंग अ टी, कप ऑफ टी, तो पहले में शुगर और टी पाउडर ऐड करना पड़ता है, दैट इज़ अ प्री प्रोसेसिंग जॉब। तो जो भी ऑपरेशन में कंपाइलेशन से पहले परफॉर्म करना है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हैश यूज़ करते हैं। मेन फंक्शन, मेन फंक्शन एट इज प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंट्री पॉइंट। जैसे मेरा घर है, मेरे घर में कोई तभी एंट्री कर सकता है जब डोर ओपन हो, तो मेन फंक्शन जस्ट लाइक ए डोर, कि जैसे से एंट्री हम डोर से करते हैं वैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एंट्री कहाँ से करेगा, मेन फंक्शन से। फिर हमने उसके कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का यूज होता है टू क्रिएट अ ब्लॉक और स्कोप। यहाँ में लिखा है इंटीजर, फंक्शन रिटर्न इंटीजर वैल्यू। यहाँ पे वॉइड भी लिखा जा सकता है, वॉइड का मतलब है नो रिटर्न वैल्यू, जैसे यहाँ पे रिटर्न 0 लिखा हुआ है। टेक्निकली हम चाहे तो यहाँ से रिटर्न 0 हटा सकते हैं, उस केस में क्या लिखेंगे, वॉइड। डिक्शनरी में वॉइड का मतलब होता है एम्प्टी या नथिंग। अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू वापस किसके पास जाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। और यहाँ पे 0 क्यों, 0 रिप्रेजेंट करता है एग्जिट सक्सेस को, कि प्रोग्राम सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हम 1 भी लिख सकते हैं, 1 रिप्रेजेंट करता है एग्जिट फेलियर को, जैसे हम एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं, अगर एटीएम से पैसे सक्सेसफुली बाहर आ जाए तो एग्जिट सक्सेस, और अगर एटीएम से सक्सेसफुली पैसे नहीं बाहर आ पाए तो व्हाट वी कैन से एग्जिट फेलियर। तो कंक्लूजन निकला कि रिटर्न 0 लिखना ऑप्शनल है कब, जब हम वॉइड मेन लिखें, लेकिन वॉइड मेन केवल किस में वर्क करेगा, टर्बो सी में। बाकी जितने भी सिस्टम से दे ओनली सपोर्ट इंट में। तो जब भी हम किसी कॉन्टेस्ट में प्रोग्राम बनाए तो वी ऑलवेज यूज इंट में। अब मैं एडिशन का प्रोग्राम बनाना है। सी लैंग्वेज में
जो जो वेरिएबल्स यूजर ने डिफाइन करना पड़ता, तो हमें यहाँ पे 3 वेरिएबल यूज किए ए बी सी, तो वी हैव टू डिक्लेयर दोस वेरिएबल्स। तो सिस्टम क्या करता है, एक मेमोरी लोकेशन टेबल बनाता है। जैसे कॉलेज में जब हम एडमिशन लेते हैं तो एक रजिस्टर बनता है जिसमें हमारे नाम होते हैं, वैसे सिस्टम विल क्रिएट मेमोरी लोकेशन टेबल इन विच स्टोर्स व्हाट इन्फॉर्मेशन, मेमोरी एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, जो कि हेक्साडेसिमल में होती है। स्टोर करते हैं वेरिएबल का नाम, उसकी वैल्यू। अगर हम कोई वैल्यू नहीं दें तो बाय डिफॉल्ट उसमें गार्बेज डेटा रहेगा, यानी अननोन नंबर। अंत में डेटा टाइप। तो मैं सिंपली कहना चाहता हूँ कि वेन एवर वी यूज सम वेरिएबल इन सी लैंग्वेज वी ऑल्सो हैव टू डिक्लेयर इट, जिससे कि मेमोरी लोकेशन टेबल में उसको मेमोरी एलोकेट हो पाए। जैसे हमारे इस प्रोग्राम में 3 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, ए बी और सी। सिस्टम में उनकी डिफरेंट एड्रेस होगी, लेकिन समझाने के लिए मैं एड्रेस मान रहा हूँ 100, 104 और 108। और इनका डेटा टाइप में क्या ले रहा हूँ, इंटीजर। 90% स्टूडेंट्स को पहले क्लास में दिक्कत आती है स्कैनएफ में। कोई टीचर अगर हमें स्कैनएफ अच्छी तरह से समझा दे तो फिर हमें कभी भी प्रोग्रामिंग में दिक्कत नहीं आएगी। स्कैनएफ एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में डिफाइन किया गया है stdio.h में। ये क्लाइंट है ना, यूज़र है। यूज़र हमेशा कहाँ से इनपुट करता है, कीबोर्ड से। तो लेट हमने कीबोर्ड से 5 प्रेस किया, ये 5 जाएगा स्कैनएफ नाम के फंक्शन के पास। ये जो परसेंटेज आप देख रहे हैं, इस परसेंटेज को हम कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर वैल्यू। तो जब भी हमें सी लैंग्वेज में इंटीजर डेटा लेना हो तो हम %i भी लिख सकते हैं, %d भी लिख सकते हैं। अब ये वैल्यू उठ के यहाँ आ जाती है, यहाँ लिखा है %। एम्परसेंड का मतलब था मेमोरी एड्रेस ऑफ। सो टेक्निकली वी आर सेइंग द सिस्टम कि हमें यहाँ से जो वैल्यू मिली है वो वैल्यू यहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र करनी है, एक ही एड्रेस पे। तो सिस्टम यहाँ पे एक ही एड्रेस ढूंढेगा, तो एक ही एड्रेस क्या 100, तो इस 100 पे वैल्यू क्या आ गई 5। अब सिंपल सी बात है कि बी इनपुट करवाना हो तो सिंपली एक जगह क्या कर देंगे, बी। तो डेटा किसके एड्रेस पे जाएगा, बी की एड्रेस में। तो कंक्लूजन निकला कि जब भी हमें कीबोर्ड से कुछ इनपुट लेना हो तो वी ऑलवेज हैव टू यूज दिस टेक्निक। अब सबसे पहले हमने इंक्लूड किया stdio.h को। क्यों? क्योंकि जो स्कैनएफ नाम का फंक्शन में देखा वो किसका पार्ट है, stdio.h का, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इसमें 2 फंक्शन हम यूज करेंगे, एक तो प्रिंटफ और एक स्कैनएफ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एंट्री हमेशा प्रोग्राम की मेन फंक्शन से होती है, तो हमने मेन फंक्शन डिजाइन किया। हमने सिस्टम को इन्फॉर्म किया कि हमें 3 वेरिएबल चाहिए, एक तो ए, एक बी और एक सी, जिसको हम कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। यहाँ पे इंट का मतलब है कि हम इंटीजर वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं। हम एक मैसेज चाहते हैं स्क्रीन पे, क्या, एंटर ए। तो स्क्रीन पे मैसेज आ जाएगा एंटर वैल्यू ऑफ ए। प्रिंटफ का काम केवल मैसेज को डिस्प्ले करना है, इनपुट करने का काम नहीं है। इनपुट कौन लेगा, स्कैनएफ। तो अभी हमने फिगर में देखा था कि स्कैनएफ हम कैसे लिखते हैं, %d %d। तो हम सिस्टम से कह रहे हैं कि हमें कीबोर्ड से इनपुट लेना है, जैसे 5 हमने इनपुट किया। अब सिंपल सी बात है, जैसे हमने ए इनपुट किया वैसे क्या इनपुट कर सकते हैं, बी। अब ए भी पता है, बी भी पता है, तो व्हाट आई कैन डू, जैसे हमने 6 इनपुट किया तो वी कैन राइट c = a + b। अब लिख रहे हैं प्रिंट सम = %d। जैसे कि हमने कहा था कि %d का मतलब है इंटीजर वैल्यू। तो सिस्टम से मैं कह रहा हूँ कि सिस्टम में डिस्प्ले करना है, क्या डिस्प्ले करना है, पहले a = 5 लिखाएगा, फिर b 6। अब देखिए लिखा है सम = %d, तो %d प्रिंट नहीं होगा, बल्कि किसके लिए प्रिंट होगी, c की वैल्यू, यानी क्या प्रिंट होगा, ले। लास्ट में रिटर्न 0 से प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ पे सेमीकोलन क्यों लगा रहे हैं हम, सेमीकोलन रिप्रेजेंट करता है एंड ऑफ द स्टेटमेंट, कि वहाँ पे स्टेटमेंट क्या हो गया, एंड हो गया। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि कंपाइलर वेरिएबल डिक्लेरेशन से करता क्या है। तो हमारा सिस्टम वेरिएबल्स को मेमोरी लोकेट करता है इनसाइड मेमोरी लोकेशन टेबल, जो कि एक स्टैक मेमोरी होती है। आप सभी ने सुना होगा स्टैक मेमोरी होता है LIFO, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट।
जब हम किसी पार्टी पे जाते हैं तो बहुत सारी प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर रखी हुई होती हैं, और जो प्लेट सबसे ऊपर होती है उसको हम पहले निकालते हैं बाहर, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जब भी हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसे मेमोरी मिलती है, और हमने देखा था कि कैसे मेमोरी मिलती है। एक तो मेमोरी एड्रेस होती है जो कि हेक्साडेसिमल में होती है। हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट्स होती हैं, 0 से लेकर 9 और A से लेकर F तक। कुछ वेरिएबल का नाम होता है, उसकी कुछ वैल्यू होती है, और साथ साथ क्या होता है, डेटा टाइप। जैसे आज हमने देखा था कि एड्रेस हम क्या एज्यूम कर रहे थे, 100, 104, 108। हमने 3 वेरिएबल्स एज्यूम कर रहे थे, तो यहाँ पे मान रहे थे A, यहाँ B और यहाँ C। गुड इवनिंग। अच्छा, बाय डिफॉल्ट में क्या होती है, गार्बेज वैल्यू। तो कैंपस में पूछा जाएगा कि अगर हम किसी वेरिएबल को वैल्यू ना दें तो बाय डिफॉल्ट उस वेरिएबल में क्या होगा। तो बाय डिफॉल्ट उस वेरिएबल में क्या होगा फ्रेंड्स, गार्बेज डेटा, यानी अननोन नंबर। कि कैसे में इनपुट लेना है। तो हमने यहां लिखा था दोस्तों एक क्लाइंट यानी यूजर ने कीबोर्ड को यूज किया, और प्रेस किया 5। अब ये डेटा 5 गया स्कैनएफ के पास, क्योंकि %d रिप्रेजेंट करता है इंटीजर वैल्यू को, और हमने लिखा था %a, ये इंट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये इंट वैल्यू गई एड्रेस ऑफ A पे। मेमोरी एड्रेस ऑफ A, मेमोरी एड्रेस ऑफ वेरिएबल E। तो ऐसे स्टूडेंट जब भी मुझे फ्यूचर में डाउट होगा कि कैसे इनपुट लेना है, आई विल सी दिस फिगर। मोस्टली स्टूडेंट गलती करते डबल कोट की क्लोजिंग में, या तो हमारे फ्रेंड डबल कोट लगाते नहीं है या फिर गलती से यहाँ लगा देते हैं, जबकि डबल कोट हमने यहाँ क्लोज किया हुआ है। Variables get memory from A, hard disk, B, ROM, C, RAM या D, कैश। तो सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑनलाइन फ्रेंड्स आंसर दीजिए चैट विंडो का इस्तेमाल करके। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब हम टेलीविजन को ऑन करते हैं तो टेलीविजन इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कंप्यूटर विल टेक सम टाइम, क्योंकि जितना भी सॉफ्टवेयर है, जितने भी प्रोग्राम्स वो कहाँ लोड होते हैं, रैम मेमोरी में। तो जब तक रैम में डेटा लोड नहीं होगा तब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। Who will execute the program? Who execute the program? हाँ, वेरिएबल्स कहाँ बनते हैं? रैम में। Who execute the program? तो ऑप्शन है टर्बो C, B ऑप्शन कंपाइलर, C ऑप्शन ऑपरेटिंग सिस्टम, डी ऑप्शन ऑल। तो सही आंसर क्या है?
प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का काम किसका है? हम जानते कि चाहे हम आईफोन यूज़ करें, चाहे एंड्रॉइड फ़ोन यूज़ करें, चाहे विंडोज़ फ़ोन यूज़ करें, ऑल हैव एट लीस्ट वन थिंग इज इन कॉमन, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम. सो इट्स अ ड्यूटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन द प्रोग्राम. और कौन से फंक्शन को कॉल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम? मेन फंक्शन को. अब ने आज के लिए पहला प्रोग्राम सीखा था एडिशन ऑफ 2 नंबर्स. उसमें कई इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं. जैसे पहला इनपुट इम्प्रूवमेंट में क्या कर सकता हूँ? टेकिंग मल्टीपल इनपुट्स टुगेदर. तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, प्रिंट एफ एंटर ए स्पेस बी, और लिख सकते हैं स्कैन एफ परसेंट डी एम्परसेंट ए एम्परसेंट बी. या फिर चाहे तो ऐसा भी लिख सकते थे, प्रिंट एफ एंटर ए कॉमा बी, और फिर लिख सकते थे स्कैन एफ परसेंट डी कॉमा परसेंट डी, और फिर एम्परसेंट ए एम्परसेंट बी. ये टेक्निक आना बहुत ज़रूरी है. जैसे घर जाके आज हम सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम बनाएंगे. सिंपल इंटरेस्ट में चाहिए होता है प्रिंसिपल, रेट, टाइम. अगर हमें सभी चीज़ें एक साथ इनपुट करना नहीं आती होती तो हमें 3 लाइन लिखनी पड़ती, पहले प्रिंसिपल के लिए, फिर रेट के लिए, फिर टाइम के लिए. लेकिन थैंक्स टू दिस अप्रोच कि जिससे मैं 2 इनपुट एक साथ ले रहा हूँ, वैसे हम 3 इनपुट भी एक साथ ले सकते हैं. ऐसी स्कूल लाइफ में हमारे 5 सब्जेक्ट्स थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन. तो हम चाहे तो 5 इनपुट्स भी एक साथ ले सकते हैं और उसके बेसिस पे क्या निकाल सकते हैं, टोटल. सो एवरी प्रोग्रामर शुड नो हाउ टू टेक मल्टीपल इनपुट्स. अब यहाँ पे अगेन मेरे स्टूडेंट से गलती होती है कि वो डबल कोट सही नहीं लगाते हैं. डबल कोट यहाँ क्लोज हो गए हैं. अब ये कैसे वर्क कर रहा है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि परसेंटेज रिप्रेजेंट करता है इंटीजर वैल्यू को. तो टेक्निकली भी 2 इनपुट करने पड़ेंगे. जैसे 4 और 5 हमने इनपुट किया, ये 4 जाएगा पहले परसेंट डी के पास, ये 5 जाएगा सेकंड परसेंट डी के पास, ये जाएगा डेटा एड्रेस ऑफ ए के पास, और हम जानते कि ए की एड्रेस क्या थी, 100. फिगर तो हम कैसे भी बना सकते हैं. जबकि ये सेकंड डेटा किस एड्रेस पे जाएगा, बी के एड्रेस के पास. तो हम जानते कि बी की एड्रेस क्या थी, 104. तो 2% ही क्यों? क्योंकि पहली वैल्यू ए के पास चली गई और दूसरी वैल्यू बी के पास. यहाँ पे डेटा के बीच में स्पेस था, लेकिन हम चाहते तो डेटा ऐसे भी तो इनपुट कर सकते थे, 4,5. अब 4,5 क्यों? क्योंकि बीच में टीचर ने क्या दिया है, कॉमा. रूल कहता है कि जब हम परसेंट डी के बीच में कुछ भी नहीं देते तो हमें डेटा में स्पेस देना पड़ता है. लेकिन अगर हमने परसेंट डी के बीच में कुछ मेंशन किया हुआ है, जो यहाँ मेंशन किया वो यहाँ देना पड़ेगा. तो पहली वैल्यू पहले परसेंट डी के पास जाएगी, दूसरी वैल्यू दूसरे परसेंट डी के पास. अब हमने एड्रेस देखी रखी हुई है, तो पहला डेटा ए के एड्रेस में और दूसरा डेटा कहाँ जाएगा, बी की एड्रेस में. अभी हमने एक समय पे एक इनपुट लिया था, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम एक समय पे 2 इनपुट ले पाए. तो हमने लिखा एंटर ए बी. यहाँ पे 2% ही आ गए. 3 इनपुट होते तो 3% ही देते, तो 2% डी. पहला डेटा ए के पास जाएगा जबकि दूसरा डेटा बी के पास. अब इस लाइन की ज़रूरत नहीं है, बाकी प्रोग्राम एज इट इज़ रहेगा, हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. पिछली पर हमने सम इक्वल टू प्रिंट करवाया था परसेंट डी, लेकिन अब की बार में क्या प्रिंट कर रहा हूँ, ए को भी प्रिंट करवा रहा हूँ, बी को भी प्रिंट कर रहा हूँ, सी को भी प्रिंट करवा रहा हूँ. इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं.
हमेशा की तरह मैं एक मीनिंगफुल नेम दे रहा हूँ। इसे कंपाइल कर लेते हैं और रन करते हैं। हम जानते हैं कि हमें डेटा के बीच में स्पेस देना है, तो डेटा के बीच में मैं स्पेस देता हूँ, जैसे 4 स्पेस 5। तो सिस्टम कह रहा है कि आपने A4 दिया, B5 दिया, C9 दिया, तो जहाँ जहाँ % लिखा था वहाँ पे नंबर प्रिंट हो रहा है। अब इसी प्रोग्राम को मैं सेव एज कर लेता हूँ, इसको हम 2 कर देते हैं और फिर से इसको सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम बीच में कॉमा दे देते हैं। मैसेज में भी कॉमा इसलिए दे रहे हैं जैसे कि हमारे क्लाइंट को आइडिया रहे कि डेटा के बीच में क्या देना है, कॉमा देना है। सो प्रिंटफ इज ओनली फॉर द क्लाइंट। इसे कंपाइल करते हैं, कंपाइल करके रन कर लेते हैं। जैसे हमने रन किया तो हमसे नंबर पूछा जा रहा है, A और B का नंबर, तो हमने कहा 4,5। तो सिस्टम कह रहा है कि A4 है, B5 और C क्या है 9। अब यहाँ पे स्टूडेंट से गलती हो जाती है। अब यहाँ पे स्पेस से काम नहीं चलेगा। जैसा कि टीचर ने कहा था कि बाय डिफॉल्ट डेटा गार्बेज होता, तो देखिए यहाँ पे डेटा क्या हो गया, गार्बेज हो गया। और गार्बेज के साथ जब ऐड हुआ नया वैल्यू तो गार्बेज आ गया, क्योंकि हम जानते कि हमें स्कैनफ के बीच में क्या दिख रखा है, कॉमा दिख रखा हुआ है। तो कंक्लूजन निकला कि जैसा हमने स्कैनफ लिखा है वैसा ही लिखेंगे। जैसे कभी कभी हम डेट इनपुट करना चाहते हैं, तुमने ये स्लैश दे दिया, अब मैसेज में क्या लिखा उससे फर्क नहीं पड़ता, जैसा हमने यहाँ लिखा है वैसा हमें इनपुट करना होगा। जैसे मैं अपने फ्रेंड्स के लिए इसे कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ। अब मैसेज भले कैसे भी दिख रहा हो, वॉट आई टू इनपुट 9/2, so it is saying 9 + 2 becomes 11। तो यहाँ मैं दोस्तों को समझा रहा था कि जरूरी नहीं कि हम प्लस की मदद से एडिशन करें। हम चाहे तो ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, A - -B। यहाँ पे ब्रैकेट जरूरी है। हमारे C लैंग्वेज में कई तरह के माइनस होते हैं, इसी कहते हैं यूनरी माइनस। ब्रैकेट लगाने का मतलब है कि हम चाहते हैं कि पहले कंप्यूटर यूनरी माइनस समझे B को और फिर उससे सब्ट्रैक्ट करें, तो माइनस माइनस क्या बनेंगे, प्लस। हम यहाँ से ब्रैकेट हटा नहीं सकते, क्योंकि ब्रैकेट हटाने से नया ऑपरेटर बन गया जिसको हम कहते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर। जबकि हम सिस्टम को इन्फॉर्म करें कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं है, क्या है, यूनरी ऑपरेटर है। हमारे प्रोग्राम में अभी केवल हम इंटीजर वैल्यू अलाउ कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो फ्रैक्शनल वैल्यूज अलाउ करें। तो 2 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 है कि इंट की जगह फ्लोट लगाएं और %d की जगह क्या लगाएं, %f। ऑप्शन 2 है हम इंटीजर की जगह डबल लगाएं और जहां %d लिखा है वहां पे हम %lf लगाएं। डिफरेंस क्या आएगा, जो फ्लोट है एक्यूरेट ओनली अप टू 8 डेसिमल प्लेसेस, जबकि जो डबल है एक्यूरेट अप टू 16 डेसिमल प्लेसेस। तो जहां भी दोस्तों को साइंटिफिक कंप्यूटेशन करना हो वहां पे रिकमेंड रहता है कि डबल यूज करें। अब क्योंकि मैंने अपने दोस्तों को हिंट दे दी है, तो वी डू नॉट हैव टू राइट द कंप्लीट कोड। क्यों? क्योंकि जहाँ जहाँ इंट लिखा है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, फ्लोट, और जहाँ जहाँ %d लिखा है वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, %f। ऐसे घर में जहाँ इंटीजर लिखा है वहाँ पे क्या लिखेंगे, डबल, और %d की जगह क्या, %lf। अच्छा, हमारे कई फ्रेंड्स मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं, तो अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं तो एक सॉफ्टवेयर आता है, एक ऐप आती है मोबाइल सी, जिस पर आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। हालांकि और भी बहुत से सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे टर्बो सी ड्राइड या C4 ड्राइड, या CPP ड्राइड। आप जो चाहे वो ऐप यूज़ कर सकते हैं।
कुछ इनमें से पेड एप्लीकेशन है, जैसे सी फॉर ड्राइड, ये एक पेड ऐप है, जबकि मोबाइल सी ऐप फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी जो फ्रेंड्स विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हो तो विंडोज़ पे तो यूज़ कर ही सकते हैं प्रोग्रामिंग। अब इसी प्रोग्रामिंग में इम्प्रूवमेंट सीखना है कि कैसे हम फ्रैक्शनल नंबर्स पे वर्क कर सकते हैं। तो उसको मैं सेव कर लेता हूँ एक तीसरे नाम से, इसको हम नाम देते हैं 3, और इसका नाम देते हैं सी प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर फ्रैक्शनल नंबर्स। यहाँ पे हम फ्लोट दे देते हैं जिससे हमें पहचानने में आसानी हो। अब जैसा कि टीचर ने कहा कि हमें बस करना क्या है, इंटीजर की जगह फ्लोट लगाना है, और जहाँ जहाँ %d लिखा है वहाँ पे हमें क्या करना है, %f। तो %f इज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर रिप्रेजेंटिंग फ्रैक्शनल नंबर्स। अब यहाँ पे भी %f आ जाएगा, यहाँ भी %f और यहाँ भी %f। अब क्योंकि कंसेप्ट पता तो पूरा प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब इसे रन कर सकते हैं। मुझसे कंप्लीट करा कि 2 नंबर इनपुट करो, तो मैंने कहा 5.5, 6.5। तो सिस्टम कह रहा है कि 5.5 प्लस 6.5 कितना होता है, 12.00। नाउ दिस इज अ कैंपस क्वेश्चन। कैंपस में कह रहेगा काउंट करो कितने डेसिमल प्लेसेस तक आंसर आया। तो कितने डेसिमल प्लेस तक आंसर आया, अगर आप काउंट करें तो 6 डिजिट्स आ रही है। तो ये कैंपस क्वेश्चन हम ऐड कर लेते हैं। CQ4 up to how many decimal places %f and %lf shows the result। तो आंसर है 6 डेसिमल प्लेसेस बाय डिफॉल्ट। कैंपस क्वेश्चन में आता है हाउ वी कैन लिमिट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन %। बाय डिफॉल्ट इज 6। how we can limit number of decimal places in %f and %lf। तो आंसर है जैसे से 2 places, से 2 decimal places, तो हम लिखेंगे %.2f और %.2lf। ऐसे किसी फ्रेंड ने कहा 16 places, तो 16 प्लेसेस के लिए क्या लिखेंगे, %.16lf। जैसे मैं कॉलेज में कहा गया कि हमें 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए, नॉट कंपल्सरी कि हम 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए। यहाँ पे मान के चले कि मैं 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए, 2 डेसिमल प्लेसेस। तो बस हमें जब डिस्प्ले करना तो क्या लिख देंगे, 0.2। चलिए मैं यहाँ पे 0.3 लिख देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ मैं 0.4। तो जहाँ लिखा है 0.2 वहाँ 2 डेसिमल प्लेसेस आएंगे, जहाँ 0.3 लिखा है वहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस, और जहाँ लिखा है 0.4 वहाँ पे 4 डेसिमल प्लेसेस। तो नंबर अब मैं कुछ अलग दे रहा हूँ, 3.1417 ये पहली वैल्यू है, कॉमा 9.876543 कुछ भी दे दिया वैल्यू। अब यहाँ लिखा था दोस्तों 0.2, तो कितने प्लेसेस आ रहे हैं, 2 प्लेसेस। यहाँ लिखा था 0.3, तो कितने प्लेसेस, 3 प्लेसेस। अच्छा देखिए राउंड ऑफ हो गया। हमें टीचर ने स्कूल में पढ़ाया था कि अगर राउंड ऑफ प्लेस पे 5 से बड़ा हो तो वो आपस में ऐड हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे बढ़ के क्या हो गया, 7, क्योंकि यहाँ पे 5 था तो ये 7 हो गया। और हमें यहाँ पे कितने डेसिमल प्लेस चाहिए थे, 4। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इफ़ यू डू नॉट स्पेसिफाई एनीथिंग, बाय डिफॉल्ट 6 प्लेसेस विल गेट डिस्प्लेड, बट इट इज पॉसिबल फॉर अस टू कंट्रोल हाउ मेनी डिजिट्स वी लाइक टू डिस्प्ले। तो जितनी पोजीशंस हम दे देंगे उतनी पोजीशंस तक का हमें डेटा शो हो जाएगा। अबाउट कीवर्ड्स, देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। Reserved words
of the language having predefined meaning. जैसे एग्जाम्पल में अगर मैं इंग्लिश भाषा की बात करूं तो इंग्लिश में मैंगो, ऑरेंज, ही, शी, ट्री, ये सभी कीवर्ड्स हैं. वैसे मैं सी प्रोग्रामिंग की बात करूं तो सी प्रोग्रामिंग में क्या क्या कीवर्ड्स है, जैसे इंट एक कीवर्ड है, फ्लोट एक कीवर्ड है, डबल इज अ कीवर्ड, रिटर्न, वॉइड, दीस आर द कीवर्ड्स. तो हर लैंग्वेज में कुछ ना कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, कीवर्ड्स. तो जिससे इंग्लिश सीखने के लिए हमें इंग्लिश ग्रामर के वर्ड्स पता होने चाहिए, वैसे सी प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमें क्या आना चाहिए, सी प्रोग्रामिंग के कीवर्ड्स. How many keywords are in C? तो आंसर है दोस्तों केवल 32 कीवर्ड. साफ सुथरी लैंग्वेज, तो साफ सुथरी को हम कहते हैं एलिगेंट लैंग्वेज. तो सी लैंग्वेज सीखना आसान क्यों है कि कोई टीचर में 32 कीवर्ड्स का यूज सिखा दे तो टेक्निकली हम कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं. सो जस्ट यू टू लर्न ओनली 32 कीवर्ड्स. अब वो कौन से 32 कीवर्ड्स हमें डिस्कस करने होंगे. मैं वर्टिकली लिख रहा हूं. कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट मैंने लिखे हैं यहाँ पे. फ़ायदा क्या होगा कि बाकी हम यहाँ से काउंट करते जाएंगे, वाइल, फॉर, देन स्विच, केस, डिफ़ॉल्ट, ब्रेक, कंटिन्यू, देन enum, struct, union, return, typedef, do, auto, extern, static, register, ASM, void, तो दोस्तों ये वो 32 कीवर्ड्स है जो हम सी लैंग्वेज में यूज़ करेंगे. अब कैंपस में क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ कीवर्ड्स इन सी प्लस प्लस. तो आंसर है दोस्तों 67. कैसे? 32 कीवर्ड्स तो वो जो सी में थे, प्लस पहली बार ऐड किए गए 16, फिर ऐड किए गए 12, और फिर ऐड किए गए, ये कितना हो चुका है 48 प्लस 4 प्लस 3. जिस तरह से विंडोज़ के कई वर्जन आते हैं, जिस तरह से एंड्रॉइड के कई वर्जन आते हैं, वैसे सी प्लस को भी कई बार इम्प्रूव किया गया. तो पहली बार जब सी प्लस बनाया तो उसमें 48 कीवर्ड्स थे, फिर 12 कीवर्ड्स और ऐड किए गए, फिर 4 कीवर्ड्स, फिर 3 कीवर्ड्स. लेकिन जो 32 कीवर्ड्स सी में हैं वही 32 कीवर्ड्स किस में हैं, सी प्लस में. काश अभी मैं आपको जावा पढ़ा रहा होता तो जावा में भी हम ऐसे डिस्कस करते कि जावा में क्या हटा दिया गया है. तो जावा भी मोस्टली सिर्फ सेम है, बस जावा में ये हटा दिया गया है और ये कुछ हटा दिए गए हैं.
तो जो कॉमन है वो सब में वर्क करते हैं। जैसे हमारे किसी फ्रेंड ने वाइल लूप पूछा, तो जैसा वाइल लूप हम सी में यूज़ करेंगे वैसे ही हमारा जावा में भी यूज़ होगा। अब मेरे दोस्तों, कैंपस क्वेश्चन 9 क्या है? गूगल सर्च करना है C++ कीवर्ड्स। तो इन 32 कीवर्ड्स के अलावा बाकी जितने भी कीवर्ड्स हैं, जो रिमेनिंग कीवर्ड्स है 35, उनको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि वो कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो हमें अलग से इंट्रोड्यूस किए गए हैं। अब हम आना चाहेंगे प्रोग्राम सेकंड पे। आज का हमारा प्रोग्राम सेकंड क्या था? फाइंडिंग एनर्जी यूजिंग आइंस्टाइन एनर्जी इक्वेशन। हर क्लास में मैं प्रोग्रामिंग के साथ साथ कुछ कैंपस क्वेश्चंस भी कवर करता हूँ, क्योंकि मोस्टली मेरे पास इंजीनियर्स आते हैं पढ़ने के लिए, तो कैसे कैसे क्वेश्चन कैंपस में आते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। अब प्रोग्राम मेरे साथ साथ लिखा जा सकता है, बीच बीच में आप लोगों को मैं समझाता रहूँगा। हमें यहाँ पे चाहिए एक वेरिएबल m और एक वेरिएबल e। हम जानते हैं कि m रिप्रेजेंट कर रहा है मास को और e रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी को। हालांकि हम नाम कुछ और भी दे सकते थे। यहाँ मैं लिख रहा हूँ कांस्टेंट डबल c इक्वल टू 3e8। यहाँ पे c क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पीड ऑफ लाइट को। अब हमारे कंप्यूटर में इंटू 10 टू द पावर लिखना पॉसिबल नहीं है, तो इंटू 10 टू द पावर को हम क्या लिखते हैं? ई लिखते हैं। अब हम यूजर से पूछेंगे प्रिंट एफ एंटर मास। यहाँ पे हम यूनिट मान रहे हैं MKS यानी kg, और हम यहाँ लिखेंगे स्कैन एफ %LF और %M टेकिंग मास फ्रॉम यूजर, क्योंकि मास चेंज हो सकता है। अब एक बार हमें मास पता चल गया तो फॉर्मूला होगा E इक्वल टू M इंटू C और हम प्रिंट करेंगे एनर्जी जनरेटेड इक्वल टू %.2 जूल, या %LF लगा देते हैं, %LF जूल्स, कॉमा E रिटर्न 0। तो इससे हमने प्रोग्राम को डिजाइन कर लिया है। तो अब हम इस प्रोग्राम को समझना चाहेंगे कि हमने इस प्रोग्राम को डिजाइन कैसे किया। तो आज हमने जो बेसिक प्रोग्राम सीखा था एडिशन का, वहां पे हम इंटीजर ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे लिया डबल। और हम सभी जानते हैं कि डबल डेटा टाइप क्यों? साइंटिफिक कंप्यूटेशन। तो यहाँ पे मैं फ्लोट ले सकता था, लेकिन मैं एक्यूरेसी चाहता हूँ, तो जहां भी एक्यूरेसी रिक्वायर्ड हो वहां पे हम यूज करते हैं डबल का। अब यहाँ पे m और e क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि फॉर्मूला है E इक्वल टू MC²। तो हमने m भी डिफाइन किया, e भी डिफाइन किया, लेकिन हम जानते हैं कि c एक कांस्टेंट है। c होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमारी जो लाइट है दोस्तों, वो 1 सेकेंड में इतने मीटर ट्रेवल कर लेती है। इसका वजह से टीचर ने यहाँ पे लिखा है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट का मतलब होता है फिक्स्ड वैल्यू। तो जिसकी भी वैल्यू फिक्स्ड हो उसको हम क्या लिख सकते हैं? कॉन्स्ट। हमारे कुछ 12th के दोस्तों ने जावा सीखा था 12th में, तो यही काम जब मैं जावा में करता हूँ तो फाइनल लिखता हूँ। फाइनल मीन्स द वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड। तो हमने सिस्टम से कहा कि सिस्टम आई वांट ए वेरिएबल सी दैट कैन नॉट बी मॉडिफाइड प्रोग्रामेटिकली। हालांकि यहाँ पे कॉन्स्ट नहीं लिखते तो भी प्रोग्राम चल जाता, लेकिन आई वांट टू एश्योर दैट वैल्यू कैन नॉट बी डिस्टर्ब प्रोग्रामेटिकली। अच्छा, डबल तो हम जानते हैं कि डेटा टाइप है, वेरिएबल का नाम क्या? सी। और यहाँ पे ई क्यों लिखा है? क्योंकि ई का मतलब है इनटू 10 टू द पावर।
जिसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। हम चाहते हैं कि जब हम प्रोग्राम को रन करें तो एक मैसेज आए, क्या? एंटर मास। हमने पहले प्रोग्राम में लिखा था %d, लेकिन यहाँ पे %lf क्यों? क्योंकि आज हमें टीचर ने सिखाया था कि इंटीजर के लिए यूज होता है %d, फ्लोट के लिए यूज होता है %f। वैसे जब भी डबल हो तो हम क्या यूज करेंगे? %lf। तो सिस्टम से मैं कह रहा हूँ कि सिस्टम मुझे यूजर से एक डबल वैल्यू लेनी है। अब जिससे सिर्फ एड्रेस ऑफ ए लिख रहे थे, सिंपल सी बात है कि वैसे हमें यहाँ पे क्या लिखा है? एड्रेस ऑफ एम। आज हमने सीखा था मेमोरी लोकेशन टेबल। तो जिससे से पहले प्रोग्राम में 3 वेरिएबल से ए बी सी, वैसे यहाँ पे 3 वेरिएबल से क्या? ई एम सी। तो हम सिस्टम से करें कि मेमोरी में जहाँ पे भी एम बना हो उस लोकेशन पे डेटा चला जाए। और कैसा डेटा? फ्लोटिंग डेटा। अब हम मैथमेटिक्स में तो ऐसा लिखते हैं इक्वल टू एम सी स्क्वायर, लेकिन प्रोग्रामिंग में क्या लिखेंगे? m इंटू सी इंटू सी। अच्छा, हम ह्यूमन बींग्स इंटेलिजेंट होते हैं। हमें 12th में टीचर ने पढ़ाया था कि हम कुछ भी ना लगाएं तो अंडरस्टूड है वो मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन कंप्यूटर बुद्धू होता है। कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि m मल्टीप्लाइड बाय c मल्टीप्लाइड बाय c। अच्छा, अंत में यहाँ पे %lf क्यों लिखा है? क्योंकि अभी भी टीचर ने कहा कि lf को उसके डबल वैल्यू को, तो जहाँ पे भी lf लिखा है वहाँ पे किसकी वैल्यू चली जाएगी? वैल्यू ऑफ e। यहाँ पे %t नहीं आएगा, क्योंकि %t कोई फॉर्मूला स्पेसिफाई नहीं है। जब भी डेटा टाइप डबल हो तो फॉर्मूला स्पेसिफाई क्या है? %lf। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू प्रिंट होगी? वैल्यू ऑफ e। तो हम आइंस्टाइन इक्वेशन के प्रोग्राम को रन कर रहे हैं। हमने से कंपाइल किया और कहा रन। मुझसे पूछा कि मास, तो दोस्तों मुझे 1 kg बहुत पसंद है, क्योंकि हम जानते हैं कि एटम बम आइंस्टाइन की एनर्जी इक्वेशन पे बेस्ड है। तो सोचो कितने जूल्स जनरेट होंगे? यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़ अरब, 10 अरब खरब, 10 खरब। उसके बाद मुझे गिनना नहीं आता। तो आपने अगर कभी पढ़ा हो E=mc² के बारे में, तो उसी समय वर्ल्ड वार भी हुआ था जब आइंस्टाइन ने इक्वेशन बनाई थी, और उसी समय फिर किसका इन्वेंशन हुआ था? एटम बम का। सो एटम बम इज बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन कि अगर हम किसी मास को स्पीड ऑफ लाइट पे ट्रेवल करवाएं तो दैट कैन जनरेट लॉट ऑफ एनर्जी, दैट इज इक्वल टू mc²। एंड नाउ व्हाई डबल डेटा टाइप? क्योंकि हमने कहा था कि डबल डेटा टाइप बहुत अच्छा है। कितने डेसिमल प्लेस तक कैलकुलेशन कर सकता है? 16 तक। अच्छा, पॉइंट के बाद हमें बाय डिफॉल्ट कितने दिखेंगे? पॉइंट के बाद 6, लेकिन 0.2 लिखते तो कितने दिखते? 2। 0.3 लिख दिखती तो 3। अच्छा, एक बार मैं किसी दोस्त को ये प्रोग्राम सिखा दूँ तो घर में क्या क्या कर सकते हैं? तो आज की क्लास के बेसिस पे हम घर में क्या कर सकते हैं, जिनकी मैं एल्गोरिदम लिख रहा हूँ, क्योंकि एल्गोरिदम में लिख दूँ तो प्रोग्राम बन सकता है। तो पहला मुझे पसंद है दोस्तों फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि जैसा हमने आइंस्टाइन इक्वेशन बनाया है सेम वैसा ही फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी बन सकता है। सेकंड, एरिया ऑफ सर्कल बेस्ड ऑन इक्वल टू mc²। लॉजिक एक बार मैं सिखा दूंगा तो प्रोग्राम आसान हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले पूछेंगे यूजर से मास। हम एक कांस्टेंट बना देंगे, कांस्टेंट डबल g इक्वल टू 9.8। मैं अपने दोस्तों के सवालों के आंसर दूंगा, लेकिन पहले मैं लॉजिक लिखना चाह रहा हूँ जिससे मैं फ्रेंड्स को फ्री कर पाऊँ। अब हम जानते हैं कि मास भी पता है और ग्रेविटी भी पता है, तो फॉर्मूला क्या होगा? मास इंटू ग्रेविटी। और फिर किससे प्रिंट करवाएंगे फ्रेंड्स? फोर्स को फिनिश। तो कंक्लूजन निकला कि जिस फ्रेंड ने E=mc² का प्रोग्राम बना दिया है उसको बस c की जगह वेरिएबल क्या ले रहा है? g। और जैसे हम फॉर्मूला लिख रहे थे m इंटू सी, वैसे ही फॉर्मूला क्या लगाना है? m इंटू जी। वहाँ पे एनर्जी जनरेट हो रही थी, यहाँ पे क्या जनरेट हो रहा है? फोर्स। और हम जानते हैं कि एनर्जी जूल्स होती है, जबकि फोर्स क्या होता है? न्यूटन्स।
तो जैसे हमने जूल्स प्रिंट करवाया था वैसे हम यहाँ पे क्या प्रिंट करवा सकते हैं, न्यूटन्स प्रिंट करवा सकते हैं। ऐसे दोस्तों एरिया ऑफ सर्कल, सबसे पहले हम यूजर से क्या इनपुट करवाएंगे, रेडियस। हमें यहाँ पे कांस्टेंट चाहिए होगा, कांस्टेंट डबल पी आई। अब पाई का सिंबल अवेलेबल नहीं है तो हम पी आई लिखेंगे इक्वल टू वॉट, 3.14। और फिर दोस्तों स्टेप थर्ड में फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, एरिया इक्वल टू पाई इंटू आर इंटू आर। और फिर स्टेप फोर्थ में क्या, प्रिंट ए, और फिर फिनिश।